नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज में। इसमें हम कवर करने वाले हैं स्पेक्ट्रम बुक से भारत में यूरोपीय के आगमन को। ये स्पेक्ट्रम का अध्याय नंबर 3 है। तो आइए हम इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। इसमें हम जानेंगे किस प्रकार से भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, उसके क्या रीजन थे, क्या प्रभाव पड़े और यहाँ पे किस प्रकार से इन्होंने अपने स्थिति को मजबूत किया और उस टाइम पे भारत की परिस्थितियाँ कैसी थी, इसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो को बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में यूरोपियों के आगमन का कारण क्या था, क्यों लोग भारत में ये लोग आए। तो सबसे पहले इसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों है ना, अगर हम लोग बात करें कि भारत में यूरोपियों के आगमन के कारण क्या थे, तो भारत में यूरोपियों के आगमन के ये प्रमुख कारण आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। भारत में यूरोपियों के आगमन का कारण था कि यूरोप में पुनर्जागरण का उद्भव हो गया था। ठीक है ना। यहाँ पे सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति शुरू हो गई थी। कला, साहित्य व विज्ञान में नए प्रयोग शुरू कर दिए गए थे और भौगोलिक खोजों का यहाँ पे आरंभ हो गया था। यहाँ पे कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होने लगा था, जिस वजह से इन्होंने कच्चे माल की आवश्यकता जताई और इसकी खपत के लिए नवीनतम बाजारों की प्राप्ति और विस्तार का भी ये लोग खोज करने लगे। और इसी के क्रम में हम लोग देखते हैं कि पूर्व की धन संपदा का ना आकर्षण का उल्लेख करते हैं मार्को पोलो। ये अपने यात्रा वृत्तांत में जिस वजह से यूरोपीय लोग है ना उसको पढ़ करके भारत या पूर्वी कह सकते हैं पूर्व के देशों की ओर ना आकर्षित होते हैं। और भी बहुत सारे रीजन थे, जैसे कि ना ईसाई धर्म के प्रचार की उत्कृष्ट इच्छा को इन लोगों ने दर्शाया और यूरोप में बढ़ते साम्राज्यवाद के स्थान पर न पूंजीवाद स्थापित होने लगा था। तो ये सारे के सारे रीजन थे कि यूरोपियों का है ना आगमन के कारण क्या थे, ये लोग क्यों मतलब कि चल दिए। आगे हम लोग देखेंगे है ना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है कि यूरोपियों का आगमन का क्रम क्या था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग के भारत में जो आते हैं वो होते हैं पुर्तगाली। इसके बाद जो आते हैं वो डच थे और इसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स आते हैं, इसके बाद डेनिश आते हैं, फ्रेंच आते हैं और स्वीडिश आते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या था, या कंपनियां है ना किस क्रम में भारत में आए। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंपनी का बात करेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, इसके बाद अंग्रेज आते हैं है ना, और उसके बाद फिर डच आते हैं, डच कंपनी का स्थापना होता है। उसके बाद डेनिश कंपनी का स्थापना होता है। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना होता है और उसके बाद जो है आपका लास्ट में स्वीडिश कंपनी का स्थापना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है हम लोग जानेंगे ना पुर्तगालियों के बारे में कि पुर्तगाली है ना किस प्रकार से भारत में आए। ठीक है, तो सबसे पहले जो पुर्तगाली भारत में आने थे वो थे कौन, तो वास्को डी गामा हो जाएंगे ना, वास्को डी गामा हो जाएंगे। एक केप ऑफ गुड होप है ना के रास्ते से चलते हुए ये भारत आए थे। भारत में आए थे है ना, तो भारत में कहाँ पे आए थे, तो एक कालीकट में आए थे, केरल के तट पे कालीकट में आए थे। और यहाँ पे इनका स्वागत कौन किया था, तो एक वहाँ के राजा थे जमूरी। ये इनका स्वागत करने का कार्य किए थे। जमूरिन कोई राजा का नाम नहीं था, बल्कि वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला था है ना वहाँ का पद था, उसको राजा के पद को जमूरिन बोला जाता था। तो दोस्तों है ना, आप लोग हैं स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो
वास्को डी गामा थे ना, पुर्तगाल से भारत के रास्ते का सफ़र किए थे। तो दोस्तों है ना, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुर्तगाल कहाँ पे, यहाँ से चलते हुए अटलांटिक रास्ते से, अटलांटिक ओशियन के रास्ते से है ना ये चलते हुए आए, केप ऑफ गुड आए। ये अफ्रीका का जो है सबसे किनारे वाला छोर है, इसको हम लोग केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। और यहाँ से चलते हुए ने ये अरेबियन सी से आते हुए हिंद महासागर में आए, इंडियन ओशियन में आए, और यहाँ पे आकर के ये कालीकट में पहुँचे। कालीकट में पहुँचे जहाँ पे इनका जमोरी ने क्या किया था, स्वागत किया था। तो अब बात आती है ना कि जब इतना छोटा छोटा रास्ता था ही है ना, यहाँ से डायरेक्ट आने का, देख सकते हैं यहाँ से या यहाँ से, तो ये इस इतना लंबा रास्ता ना घूम करके, इतना लंबा रास्ता घूम करके क्यों आए भारत में। तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि यहाँ पे जो इटली में सबसे पहले इटली में पुनर्जागरण शुरू हो गया था। इटली व्यापार या इन सब के मामलों में बहुत ही आगे निकल गया था, और इटली ने पूर्व से व्यापार करने का जो था है ना एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, इस रास्ते से प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ से अगर जो भी व्यापार होते थे उसके लिए इटली से इजाज़त लेना पड़ता था। इस रास्ते में हो गया ना, तो फारस की खाड़ी वाला रास्ता हो गया या लाल सागर का रास्ता हो गया, यहाँ पे इटली का कब्जा होता था। तो लाल सागर का जो रास्ता हो गया या फारस की खाड़ी का जो रास्ता हो गया, यहाँ पे इटली का कब्जा होता था। और पुर्तगाल लोग चाहते थे कि एक नए रास्ते का खोज किया जाए और जहाँ से ये लोग है ना पूर्व के साथ कनेक्ट हो पाए, व्यापार करने आ पाए। तो इसलिए इन्होंने नए रास्ते का खोज करना चाहा, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कितना आसान तरीक़ा से दिखाई देता है स्क्रीन पे। देखिए पुर्तगालियों का मंतव्य क्या था ना, इंटेंशन क्या था, या क्यों ऐसा कर रहे थे। तो व्यवसाय के साथ ना ईसाई धर्म के प्रचार का छुपा हुआ इन लोग का एजेंडा था। ये ऐसे करके हम लोग को करना है, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें, तो अपने प्रतिस्पर्धा अरेबियंस को न व्यापार से खदेड़कर पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना भी इनका एक मंतव्य था। और 1501 ईस्वी में पुर्तगाल का जो शासक था मैनुअल प्रथम ने स्वयं को अरब, फारस और भारत के शासन के साथ व्यापार का मालिक घोषित किया था। जब पुर्तगाली हम लोगों के यहाँ पहुँच गए, हम 1498 में वास्को डी गामा पहुँच गए। इसके बाद जो पुर्तगाल का शासक था इसने स्वयं को है ना अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार करने का मालिक घोषित कर दिया था। 1503 ईस्वी में ये लोग पुर्तगाली लोग सबसे पहले भारत में क्या करते हैं, फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, तो कोचीन में करते हैं। इसके बाद है कि पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति कैसी थी, तो इसको हम लोग जानेंगे कि जब पुर्तगाली लोग आए है ना तो उस टाइम पे भारत की स्थिति कैसी थी। तो अगर हम लोग भारत का बात करें तो भारत में ना गुजरात, खास करके गुजरात वाले एरिया में वहाँ पे महमूद बेगड़ा का शासन चलता था, तथा ना उत्तर भारत छोटी छोटी शक्तियों में विभाजित था और भारत में नौसैनिक शक्ति का क्या था, अभाव था, ठीक है। ये हो गया। आगे है कि भारत के ना आगमन के अभिप्राय क्या था इनका, या उद्देश्य क्या था। तो इनका जो उद्देश्य था वो सिंपल सा था कि वेनिस के लाभकारी व्यापार में ना हिस्से प्राप्त करना। जो इटली का वेनिस था उसके जो लाभकारी व्यापार था उसमें हिस्सा प्राप्त करना। प्रिंस हेनरी द्वारा भारत के लिए मार्ग की खोज करना। जो पुर्तगाल का राजा या राजकुमार थे वो प्रिंस हेनरी थे, और ये चाहते थे कि ना भारत के लिए ना मार्ग की ये खोज किया जाए। और 1488 में ना बार्थोलोम्यू डियाज द्वारा केप ऑफ गुड होप का क्या किया गया था, खोज किया गया, जिसको आशा
आंतरिक बोला जाता है हिंदी में, या साउथ अफ्रीका का जो दक्षिणी छोर बोला जाता है। इसको हम लोग इतना जान लिए। इसके बाद है ना पुर्तगाली जमहूरी में क्या क्या हुआ था। देखिए सबसे पहले 1498 में आते हैं, 98 में आते हैं वास्को डी गामा। इसके बाद क्या होता है कि ये पुनः एक बार गए, यहाँ से जो भी थे है ना मसाले वगैरह ले गए, और ऐसा माना जाता है कि 60 गुना लाभ कमाए। यहाँ से जो भी है ना, अगर मान लीजिए 10,000 का जो भी चीज़ खरीद कर लेकर गए होंगे, तो वहाँ पे जा कर के 60,000 कमाए। तो उसी लालच में दोबारा से आते हैं 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा का भारत में दोबारा से आगमन होता है। इसके बाद है कि पुर्तगाली है ना पूर्वी समुद्र में वाणिज्यिक प्रभुत्व है ना अरब व्यापारियों का, पुर्तगाली जो थे ना पूर्वी समुद्र में वाणिज्यिक प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं, और जो अरब व्यापारी थे इनका उत्पीड़न करना शुरू कर देते हैं। जमहूरी ने अपने बंदरगाह से है ना अरब व्यापारियों को हटाने से मना कर देता। पुर्तगाली क्या बोले कि जमहूरी से कि आप उनको है ना अपने जो बंदरगाह है उनसे अरब व्यापारियों को हटाने को बोलिए, लेकिन जमहूरी ने साफ साफ मना कर देता। पुर्तगालियों ने कालीकट और कोचीन की शत्रुता का फायदा उठा करके कोचीन राजा के है ना मालाबार क्षेत्र में पहला किला स्थापित किया था। तो अभी हम लोग पढ़े थे कब स्थापित किया था, तो 1503 में स्थापित किया था, 1503 में स्थापित किया था। इसके बाद है ना कि 1509 में इन्होंने द्वीप पे अधिकार कर लिया, और 1510 में इन्होंने क्या किया, गोवा को अपना प्रशासनिक केंद्र के रूप में बना दिया। तो हो गया। इसके बाद है ना कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात है। तो 1505 ईस्वी में 3 वर्षों के लिए गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की नियुक्ति की गई। ठीक है। तो इसने अपने कार्यकाल में क्या किया कि इसने अपने कार्यकाल में अपना दूसरी जो फैक्ट्री था वो कन्नूर में बसा दिया। पहला कहाँ पे था, तो पहला कोचीन में था, दूसरी हो गया यहाँ कहाँ पे, तो कन्नूर में हो गया। इसके बाद है ना कि इसने क्या किया था कि ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया, और 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा है ना गुजरात, मिस्र और तुर्की द्वारा ये पराजित कर दिया गया था। वही 1509 ईस्वी में नौसैनिक बेड़ा को ये पराजित कर देता है, और हिंद महासागर पे पुर्तगालियों का क्या हो जाता है, पूर्णतः आधिपत्य हो जाता है। देखिए इसके बाद आते हैं 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर, अल्मेडा के स्थान पर इसको गवर्नर बना करके भेजा गया। इसने क्या किया कि कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बना दिया। कोचीन को मुख्यालय बनाया, और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी किसको कहा जाता है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर को कहा जाता है। 1510 में इसने बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाह से इसने क्या किया, गोवा को छीन लिया। इसको भी ध्यान में रखना है। और 1511 में है ना 1511 में ये मक्का जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण मंडी थे, इस पे क्या कर लेता है, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इसके बाद 1515 में फारस की खाड़ी के ना मुख पर है ना स्थित हरमुज पर ये लोग क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं, और भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति का ये मतलब कि चलाने का आदेश देता है, ताकि जो पुर्तगाली थे ना ये भारत में अपना अस्थायी आबादी बसा सके। 1515 ईस्वी में सेंट जेवियर चर्च, 1515 ईस्वी में सेंट जेवियर चर्च का जो कि प्रथम भारत में चर्च होता है, इसका स्थापना किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है, तो गोवा में किया जाता है। और इसने क्या किया था कि प्रथम जो पुर्तगाली गवर्नर था जिसने सती प्रथा पे क्या किया था, प्रतिबंध लगाने का कार्य किया था।
इसके बाद है कि पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व किस प्रकार से बना, इसको हम लोग जानेंगे। तो जो पूर्वी तट के न साथ है न सीधा संपर्क स्थापित करने का इसने प्रयास किया। पुर्तगाली लोगों ने प्रयास किया। नागापट्टनम पुर्तगालियों का प्रमुख बंदरगाह था और सैंथोम जो पुर्तगालियों के द्वारा बसाई गई एक बस्ती थी। सैंथोम क्या था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा बसाई गई एक बस्ती थी। 1536 ईस्वी में महमूद शाह न बंगाल का शासक जो था द्वारा न चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति पुर्तगालियों को दिया जाता है। ठीक है, महमूद शाह ने यह आदेश दिया था 1536 में कि चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। अकबर की अनुमति से ही हुगली में है ना शाहजहां के फरमान से बुंदेल में कारखाने खोले गए थे पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, आगे है कि आरंभिक है ना 16वीं सदी तक एशियाई व्यापार पर किस प्रकार से इनका प्रभुत्व हुआ, इसको हम लोग जानेंगे। तो इसमें तीन चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक था कार्टज, तो कार्टज क्या था, और एक था अरमेड़ा और एक था काफिला व्यवस्था। तो कार्टज एक प्रकार का परमिट था, ठीक है ना, परमिट था। और अरमेड़ा भी क्या था, ये पुर्तगाली बेड़ा था। अरमेड़ा जो था पुर्तगाली बेड़ा का नाम था। और काफिला व्यवस्था क्या था, व्यापारियों के जहाज का एक काफिला था। और इन सभी को ना कोई भी भारतीय या अरबी जहाज बिना परमिट के अरब सागर में नहीं उतार सकता था। जब तक आप कार्टेज व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे, इसके अनुसार है ना अरबी जो या कोई भी जहाज भारतीय जहाज था वो अरब सागर में नहीं उतार सकता था। इस प्रकार से इन पुर्तगालियों ने व्यवस्था अपना बनाया था। पुर्तगालियों द्वारा पूर्व की वस्तुओं के लिए पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाए जाते थे। तो पुर्तगालियों द्वारा पूर्व की वस्तुओं को खरीदने के लिए अपने यहाँ से क्या लाया जाता था, सोना चांदी लाए जाते थे। और यहाँ से जो थे मसाले वगैरह इन सभी को खरीद करके ले जाते थे। जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से न गुलाब जल, मोंगे, तांबा, पारा, सिंदूर आदि भारत लाया जाता था। आगे हम लोग जानेंगे कि पुर्तगाली प्रशासन के बारे में। तो पुर्तगाली प्रशासन का बात करेंगे तो प्रशासन का जो मुखिया होता था वो कौन होता था, वायसराय होता था। वायसराय 3 वर्षों तक सचिव के साथ कार्य करता था। और इसके बाद के जो 3 वर्ष के बाद का जो टाइम था, बाद के वर्षों में परिषद के साथ कार्य करने का काम करता था। आगे है कि वेडोर द फजेंडा। वेडोर द फजेंडा है ना, एक क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीपीसीएस में। इसके महत्व में क्या होता है कि वृद्धि होता है, एक प्रकार का एक पद था। यह राजस्व, कार्गो है ना, नौमार तथा नौसैनिक बेड़ा भेजने हेतु जिम्मेदार एक प्रकार का अधिकारी था। ठीक है, इसके बाद है कि तीसरा जो वायसराय आता है, वायसराय नीनो द कुन्ना। तो 1530 ईस्वी में हेड ऑफिस के रूप में कोचीन से कहाँ लाता है, गोवा को लाता है। पुर्तगालियों का राजधानी यहाँ पे बना देता है। तो पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी कहाँ पे बन जाती है, कोचीन से गोवा। कब? तो 1530 ईस्वी में। इसके बाद होता है कि गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह ने हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान है ना पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली। तो गुजरात का जो शासक था है ना बहादुर शाह, ये हुमायूं से संघर्ष करने के लिए पुर्तगालियों से क्या करता है, बेसिन द्वीप करके सौंप करके उनसे मदद मांगता है। आगे 1536 ईस्वी में हुमायूं का गुजरात से वो छोड़ करके चला जाता है। और जनता का पुर्तगालियों से विरोध होता है। पुर्तगालियों द्वारा बहादुर शाह की जिसके रिएक्शन के फलस्वरूप पुर्तगालियों द्वारा बहादुर शाह की हत्या कर दी जाती है। आगे है पुर्तगालियों का धार्मिक नीति और इसके निहितार्थ। इतना सारा चीज़ देख लिया हम लोग, इसको भी कवर कर लेते हैं। इसमें है कि पुर्तगालियों की धार्मिक नीति और इसके निहितार्थ।
तो 1542 ईस्वी में जेसु ईटो का भारत में आगमन होता है। और ये जो जेसुइट थे ईसा मसीह के ना रोमन कैथोलिक समाज के सदस्य होते थे। तो पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी चार्द और मिशनरियों का संरक्षक बताया गया था। पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ आए संत जेवियर भी इस समूह में शामिल थे। और जेसुइट अकबर के दरबार में पुर्तगालियों द्वारा जेसुइट है ना अकबर के दरबार में अच्छा प्रभाव था जेसुइटों का। ये पुर्तगालियों द्वारा लाभ अर्जन के लिए ऐसा किया जा रहा था, जेसुइट को भेजा गया था। तो अकबर के दरबार में 3 जेसुइट मिशन भेजे गए थे। एक भेजा गया था 28 फरवरी 1500 ईस्वी में। तो ये भेजा गया था फतेहपुर सीकरी में भेजा गया था पादरी को। और जिनका क्या बोलते हैं कि रोड क्लफो एक्वाविवा एंटोनियो मोसेरेट को भेजा गया था इनके यहाँ। फिर दूसरी बार भेजा गया था 1590 में। तीसरी बार भेजा गया था 1595 में। तो मिशनरी अकबर के ईसाईकरण में असफल हो जाता है। अकबर इनसे नहीं प्रभावित हो पाता है। और अकबर का उद्देश्य पुर्तगाली सैन्य सहायता प्राप्त करना था। अकबर भी चाहता था कि पुर्तगाली लोग उसको सपोर्ट करें, सैनिक रूप से सहायता प्रदान करें। ईसाई लोग चाहते थे ना कि अकबर को बेसिकली लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे। और लेकिन अकबर ने क्या किया था, अकबर बहुत सारे धर्मों को क्या बोलते हैं जानना चाह रहा था। इसीलिए ईसाइयों को भी संरक्षण दे रहा था। वो अपने दरबार में उनको बुला रहा था, उनसे कुछ न कुछ सीख रहा था। जहांगीर के समय में लाहौर में एक भव्य चर्च की पादरी आवास बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। ये 1606 में दिया गया था। और आगरा में 20 दीक्षा स्थान बपतिस्मा आयोजित किए गए। जहांगीर के व्यवहार से जेसुइट पादरी ने उसे ईसाई मत में लाने हेतु आश्वासन हो गए। और शाहजहाँ के समय में मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों का अंत कर दिया गया। आगे है कि पुर्तगालियों की अंग्रेजों के साथ शत्रुता। तो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का अकबर के नाम एक पत्र आता है। भारत में व्यापार से संबंधित पत्र भेजा जाता है, लेकर के सूरत में भेजा जाता है। तो पुर्तगालियों द्वारा रोकने का असफल प्रयास किया जाता है। जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए पुरस्कार को स्वीकार किया और 30,000 वेतन पर 400 मनसबदार। हॉकिंस ने तुर्की भाषा में जहांगीर से बात करता है सूरत में, और सूरत में कारखाना खोलने का अनुमति मांगा। लेकिन पुर्तगाली अधिकारियों के कारण अनुमति नहीं मिल पाता है। वह 1611 में मुगल दरबार छोड़ करके चला जाता है। फिर अंग्रेज़ों ने सूरत के निकट स्वाली में 1612 में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाजी बेड़े को पराजित कर दिया, जिससे सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। आगे है पुर्तगालियों का पतन के बारे में कि पुर्तगाली लोग आए, सबसे पहले इनका पतन कैसे हो गया। तो पुर्तगाल में सम्राट निरंकुश था, वो निरंकुश हो गया। ये धर्म के मामले में असहिष्णु एवं धर्मांध होना था। धर्म के लेकर के अंधभक्त हो गए थे, हम लोग कह सकते हैं। व्यापारिक अड्डों फितौरियों को क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति न दिखाना। ये लोग केवल फितौरिया का उपयोग करते थे व्यापार के लिए। इनका राजनीतिक इच्छा शक्ति न दिखाई दिया। डकैती और लूटमार की अपनी नीति का भाग बनाना, ये लोग लूटमार करते थे, जिस वजह से जनता भी इनका क्या करने लगी थी, विरोध करने लगी थी। डच और अन्य यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष करना, और ब्राज़ील की खोज के बाद भारत की ओर से इनका ध्यान भी क्या हो गया था, कम हो गया था। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राज का अधिक नियंत्रण हो गया था, जिस वजह से भी ये लोग काफ़ी दबाव महसूस करते थे।
वहाँ के व्यापारी। और पुर्तगाल में उद्योग धंधों का अधिक विकास न होने के कारण केवल वितरण के रूप में व्यापार हो गया था, छोटे छुट पूंजियाँ हो गए थे। आगे है पुर्तगालियों के आगमन के न परिणाम या प्रभाव भारत में क्या पड़े। धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिला। 1540 में गोवा में मंदिर नष्ट किए गए और हम लोग पढ़े हैं कि गोवा में पहला चर्च भी बनाया गया था। 1560 में न ईसाई धर्म न्यायालय गोवा में स्थापित किया गया। भारत का जापान के साथ व्यापार आरंभ होने का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने ही किया था। और मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू, मक्का भारत लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाना है। और व्यापार में नौसैनिक शक्ति के न महत्व का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है।